मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिबाय-हैकल आंश-सेंगर समीकरण और उसके पश्चात कोलराउश का नियम बताया गया था। कोलराउश का नियम किसी विद्युत अपघट्य का अनंत अंतः पर मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के अनंत अंतः पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 13th लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी पर चर्चा करेंगे। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस इसमें देखो किसको विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है? जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाए। मानक अपचयन विभव आप देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी रखा गया होगा हमेशा अपचयन विभव रखा जाता है। तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। इसमें कैसे अपचयन विभव निकाला जाता है किसी इलेक्ट्रोड का? अगर सिंगल इलेक्ट्रोड रहे उसमें पूछेगा कि कैसे उसका अपचयन विभव निकलेगा तो नहीं निकल पाएगा। आपको अपचयन विभव निकालने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। तो जिंक का यदि आपको निकालना है अपचयन विभव, तो जिंक का यदि अपचयन विभव निकालना है Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा और एक इलेक्ट्रोड आप केवल सिंगल इसका दिया हुआ है तो एक इलेक्ट्रोड आप हाइड्रोजन का ले लोगे। हाइड्रोजन का अगर ले लेंगे इसमें H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H2। यहां पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव निकालना है E स्टैंडर्ड बराबर E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। इसमें क्या होगा? E स्टैंडर्ड R 0 माइनस 0.76 माइनस 0.76 ऐसे निकलेगा। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का दे देता है कि अपचयन विभव निकालिए, मानक अपचयन विभव निकालिए, तो आप एक इलेक्ट्रोड उसका लो और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा वो हाइड्रोजन का लेकर के और आप निकाल दो। ठीक है? तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। क्या उसका अनुप्रयोग है उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। यहाँ पे तत्व दिया है, अपचयन विभव दिया है, ये अपचयन रिडक्शन पोटेंशियल है, अपचयन विभव दिया है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोड आपका मानक अपचयन विभव नेगेटिव में है और नीचे जो है वो पॉजिटिव है। इसमें तो ऊपर -3.04 से +2.87 तक है, यानी कि बढ़ता हुआ मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें ये आपका बढ़ते बढ़ते ये 0 आया है, फिर 0 के बाद बढ़ करके +2.87 तक गए। इसमें क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी विराश्री का अनुप्रयोग क्या उपयोगिता है? ध्यान से आप देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे के लिए हम केवल बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता
आक्षिकारक क्षमता बढ़ती जाती है, ऊपर का निशान लगाया गया है यानी बढ़ती जाती है। अपचायक क्षमता जस्ट उसका अपोजिट होगा, घटता जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाएगी और अपचायक क्षमता क्रमशः घटती जाएगी। इस पे हम आधारित सवाल आपको बताएंगे। जैसे आपसे पूछ दे देगा कि F2 Cl2 Br2 और I2 को आक्षिकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख लो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाएगी। तो इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हैलोजन किस प्रकार से हैं? तो सबसे नीचे F2 है, फिर ऊपर Cl2, फिर Br2, फिर I2, उल्टे क्रम में व्यवस्थित है। तो इसमें क्या होगा, आक्षिकारक क्षमता का यदि बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो इसमें सबसे अधिक आक्षिकारक कौन सा होगा? ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता बढ़ रही है तो F2 सबसे अधिक आक्षिकारक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है हैलोजन का। आप चाहोगे तो स्टैंडर्ड ऑप्शन विभव से भी आप दिखा सकते हो। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से एकदम इजीली दिखा सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है। तो चूंकि F2 सबसे नीचे है इसलिए इसका आक्षिकारक क्षमता सबसे अधिक होगा। हम जानते भी हैं, पीछे आप आवर्त सारणी में पढ़े हो कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक वो उतना अधिक आक्षिकारक होगा, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितना अधिक, जो विद्युत धनात्मक जितना अधिक होगा, जो धात्विक जितना अधिक होगा, उसका अपचायक क्षमता उतना अधिक होगा। बताया गया है कि हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटीएस्टेंटिन, टेनेशियम, ये बहुत अच्छे आक्षिकारक हैं। और एस ब्लॉक के तत्व, फर्स्ट ए ग्रुप का जो तत्व होगा वो बहुत अच्छा अपचायक होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो इसके कारण से ये बहुत अच्छे आक्षिकारक होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आक्षिकारक होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपचायक होगा। तो इसमें F2 चूंकि सबसे नीचे है तो इसकी आक्षिकारक क्षमता सबसे अधिक होगी। आपको अगर दिखाना है F2 Cl2 Br2 आक्षिकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। फिर देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है और अधातुओं की सक्रियता बढ़ती जाती है। धातुओं की सक्रियता कम होती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुओं की सक्रियता घटेगी और जस्ट अपोजिट अधातुओं की सक्रियता क्रमशः बढ़ती जाएगी। आपसे अगर दे देगा कि लिथियम, मैग्नीशियम, Cu और Pt में सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक सक्रिय धातु आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखो, जो सबसे ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक, उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी। तो इसमें लिथियम सबसे ऊपर है तो इसकी सक्रियता सर्वाधिक होगी। मैग्नीशियम इससे नीचे है तो उसकी सक्रियता थोड़ी सी कम होगी। कॉपर उससे नीचे है तो इसकी सक्रियता सबसे कम। Pt सबसे नीचे है तो इसकी सक्रियता सबसे कम होगी। तो इन चारों में अगर बात करें तो लिथियम की सक्रियता सर्वाधिक, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है तो ये सर्वाधिक क्रियाशील होगा और ये सर्वाधिक कम क्रियाशील होगा इन चारों तत्वों। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे वाले धातुओं के विलयन से या अपने से नीचे वाले धातुओं के लवणीय विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु, यानी कि अगर कैल्शियम है और मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन होगा तो कैल्शियम जो होगा मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन से मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। वो जितना समीकरण होगा वो सब कुछ आपकी आक्षिकारक क्षमता, अपचायक क्षमता पर भी पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्षिकारक क्षमता बढ़ती जाती है। प्रत्येक समीकरण में आपको वो भी दिखेगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवणीय विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है
इसमें जिंक धातु की क्षण डाल दी जाए, क्या होगा? कॉपर सल्फेट का विलयन है। हम बता रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवणीय विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखो जिंक शब्द, जिंक कहां है विद्युत रासायनिक श्रेणी में? देखो जिंक यहां पे, और कॉपर कहां है? कॉपर आपका हाइड्रोजन से नीचे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर और जिंक में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक क्या करेगा? इसके लवणीय विलयन से इसको विस्थापित कर देगा। तो ये क्या करेगा? ZnSO4 प्लस C। ठीक है। अगर यहीं पे कहता कि जिंक सल्फेट का विलयन है और इसको कॉपर के एक पात्र में रख दिया गया है, क्या होगा? जिंक का एक लिया गया है पात्र और कॉपर सल्फेट उसमें डाल दिए हैं, तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। और यदि क्या होगा? कॉपर का पात्र रहे और जिंक सल्फेट इसमें डाल दिया जाए, तो क्या ये भी कॉपर सल्फेट बना करके जिंक को मुक्त कर देगा क्या? ऐसा नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों अभिक्रिया नहीं होगी? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी इसका अगर हम बनाएं, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बनाओगे तो Zn ऊपर होगा और Cu नीचे होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं के लवणीय विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर। आ रही बात समझ में? अब देखो चौथा अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व, ऊपर स्थित तत्व। अब ऐसा मत करना कि ये हाइड्रोजन से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और जिंक तो नीचे है, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ऐसे बनाया गया है, ये श्रेणी ऐसे बन रही है। तो ये सब जितने हैं जिनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक अपचयन विभव नेगेटिव में होगा, वो सारे हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, और जिनका पॉजिटिव होगा वो सारे हाइड्रोजन से नीचे होंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अम्ल तथा जल से क्रिया करके और हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो तत्व होगा वही केवल अम्ल और जल से क्रिया करेगा, और अम्ल और जल से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। जैसे प्रश्न अगर आपको दे दे, देखिए इसको मिटाना है, ZnCuHg, इन धातुओं में से कौन सी धातु अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा? ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओ, जहां पर भी आ गया कि हाइड्रोजन को विस्थापित करे तो वो निर्भरता होगी हाइड्रोजन से कौन ऊपर है कौन नीचे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ECS में आप बनाओगे हाइड्रोजन को लेते हुए Zn है, H2 है, Cu है और Hg है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न दे रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित, आप जो जो तत्व उसमें शामिल है उससे संबंधित आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लो, और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या उसका है रीजन। तो इसमें कह रहा है कि Zn, Cu और Hg में कौन सी धातु अम्ल अथवा जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो इसमें विद्युत रासायनिक से हम पढ़े हैं अनुप्रयोग में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, नीचे वाला ऐसा नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? जिंक जो होगा वो अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और जो नीचे स्थित तत्व होगा हाइड्रोजन से वो नहीं क्रिया करेगा। एक प्रश्न अगर आपको दे दे, Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू ZnSO4 प्लस H2, Cu प्लस H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू CuSO4 प्लस H2, Na प्लस H2SO4
कन्वर्ट्स इनटू Na2SO4 प्लस H2 दे दिया है। Ag प्लस H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू Ag2SO4 प्लस H2। कह दे कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव है, ऐसा प्रश्न अगर दे दिया, आप क्या करो, आप इससे संबंधित इनको लेते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो। विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दोगे, यहां देखो तो एसीएस बनाओगे हाइड्रोजन को लेते हुए, क्योंकि हाइड्रोजन ही निर्धारक है कि कौन अम्ल और जल से क्रिया करेगा, कौन अम्ल और जल से क्रिया नहीं करेगा। तो इसमें अगर हम Ag, Na, Co और Zn को देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Na सबसे ऊपर होगा, इसके बाद Zn होगा, उसके बाद H2 है। यहां पे देख लो आप, यहां पे दिया हुआ है Na सबसे ऊपर है, Zn इन सबों में सबसे ऊपर तो कहोगे कि Li है। हम इन तत्वों में जिससे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है उसका विद्युत रासायनिक श्रेणी हम बना रहे हैं। तो Na ऊपर है, Zn उससे नीचे, उसके बाद हाइड्रोजन होगा। आप पूछोगे हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन ही निर्धारक है कि कौन अम्ल और जल से क्रिया करेगा, कौन अम्ल और जल से क्रिया नहीं करेगा। तो इसमें हाइड्रोजन, फिर इसके बाद क्या कर दें, इसके बाद Cu और फिर Ag। तुरंत पता चल गया कि कौन अम्ल और जल से क्रिया करेगा, कौन अम्ल और जल से क्रिया नहीं करेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, नीचे वाला क्रिया ही नहीं करता है। जब क्रिया ही नहीं करेगा तो Zn क्रिया करेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। Cu चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है इसलिए क्रिया नहीं करेगा। Na विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, क्रिया करेगा। Ag नीचे है इसलिए क्रिया नहीं करेगा। सारी बात समझ में ना, एकदम सिंपल सा है, आप आसानी से निर्धारित कर लोगे। बस इसको आपको याद रखना है, इसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, फिर नीचे ऐसे दिया। ठीक है। पांचवां अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु पर उसके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक धातु पर उसके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। अगर आपसे दे दे कि सोडियम का कोई इलेक्ट्रोड है, उस पर निम्न में से किसकी किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, दे दिया है पोटेशियम, कॉपर, Ag, जिंक। कह देगा कि सोडियम की परत है उस पर, या सोडियम का एक इलेक्ट्रोड है उस पर निम्न में से किसकी किसकी परत चढ़ाई जा सकती है। प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा भी दे सकता है कि किसकी किसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो जहां नहीं दिया है तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो, आपके माइंड में हमेशा है। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो। देखो, तो हम बता रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु पर उसके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS, इसी से संबंधित हम बस बनाएंगे। पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, Cu है और Ag। तो किसकी किसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती है अगर पूछ दे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम सोडियम से ऊपर है, इसके कारण से इसकी परत नहीं चढ़ाई जा सकती है। किसकी किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु पर उसके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। तो इसमें किसका, जिंक का, Ag का और Cu का, इसका परत चढ़ाया जा सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु पर उसके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। इसमें देखो, जिंक सल्फेट का विलयन होगा, सोडियम उसमें डाल दोगे तो क्या करेगा, जिंक को विस्थापित करेगा, जिंक आकर के सोडियम पर जम जाएगा। अरे बात समझ में ना। फिर देखो आगे एक पूछा जाता है कि किन धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड
उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड। उत्कृष्ट धातु कौन सा है? उत्कृष्ट धातु यानी कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे स्थित है, कौन सा है? Hg है, Ag है, Pt है, Au। उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु के ऑक्साइडों का तापीय अपघटन होता है, यानी कि ताप अगर देंगे इनके ऑक्साइड को तो धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। इसमें आपसे प्रश्न अगर दे दे, एग्जांपल आप देखो, Na2O, MgO, Ag2O में से किसका तापीय अपघटन होगा? आपका अनुप्रयोग छठा याद रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइडों का, जो उत्कृष्ट धातु के ऑक्साइड हैं उनका तापीय अपघटन होता है। तो उत्कृष्ट धातु कौन कौन से हैं? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे स्थित है। तो Cu से सोडियम और मैग्नीशियम ऊपर स्थित है, तो केवल Ag2O का तापीय अपघटन होगा। ताप देंगे तो धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। और ये बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि किसका निम्न में से किसका तापीय अपघटन होगा। तो उत्तर क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा धातु और जल में अपचयित हो जाता है। पूछ देगा आपसे, पूछेगा कि Ni2O, Na2O, MgO इनमें से कौन सा धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होगा? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से कौन नीचे है? देखो आप ECS बना दो। विद्युत रासायनिक श्रेणी केवल उन्हीं तत्वों का बनाइए जो प्रश्न से संबंधित है। तो किन धातु ऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होगा वो आयरन पर निर्भर करता है। आयरन से जो नीचे रहेगा धातु ऑक्साइड वो धातु और जल में अपचयित होगा। तो इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बनाओगे, Na ऊपर है, Mg उससे नीचे है, Fe है, फिर Ni। तो इसमें Ni चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से नीचे है, इसलिए Ni2O का धातु और जल में अपचयन हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में आप पढ़े कि ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाएगी, औपचारिक क्षमता क्रमशः घटती जाएगी। आपने पढ़ा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे धातुओं की सक्रियता क्रमशः घटेगी और अधातुओं की सक्रियता क्रमशः बढ़ती जाएगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं के विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित प्रत्येक धातु पर उनके नीचे स्थित धातुओं की परत चढ़ाई जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व जो होंगे वो अम्ल और जल से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। नीचे वाले तत्व ऐसा नहीं करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उत्कृष्ट धातुओं के ऑक्साइड का तापीय अपघटन होगा। तापीय अपघटन होगा यानी कि ताप देंगे तो वो धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु और जल में अपचयित हो जाएंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसको बोला जाता है? 4 अनुप्रयोग उसका पूछेगा या प्रत्येक अनुप्रयोग पर एक सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो एक प्रश्न यदि दे दे धातुओं की सक्रियता वाले पे कि क्या कारण है कि सोडियम जल से साधारण ताप पर मैग्नीशियम उच्च ताप पर
क्रिया करता है, परंतु कॉपर किसी भी ताप पर जल से क्रिया नहीं करता। क्या कारण है कि सोडियम जल से साधारण ताप पर, मैग्नीशियम उच्च ताप पर क्रिया करता है, परंतु कॉपर किसी भी ताप पर जल से क्रिया नहीं करता। आप धातुओं की सक्रियता पढ़े हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित धातुओं में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। एक और हम पढ़े हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व जो होगा वो अम्ल और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, नीचे वाला ऐसा नहीं करेगा। हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाना जाने एसीएस, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो प्रश्न दिया है उसी से संबंधित बस हम बनाएंगे। देखिए, तो सोडियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। इससे संबंधित आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो और हाइड्रोजन के द्वारा निर्धारित हो रहा है कि कौन क्रिया करेगा, कौन क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए, सोडियम सबसे ऊपर, मैग्नीशियम उसके नीचे, हाइड्रोजन है, कॉपर। चूंकि सोडियम और मैग्नीशियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए ये जल से क्रिया करेंगे। कॉपर नीचे स्थित है, इसलिए जल से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि हम अनुप्रयोग में पढ़े हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित तत्व होगा अम्ल और जल से क्रिया नहीं करेगा। अब बात है कि क्यों सोडियम साधारण ताप पर, मैग्नीशियम उच्च ताप पर क्रिया कर रहा है। तो चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती जाती है, सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से ऊपर स्थित है, इसके कारण से ये साधारण ताप पर क्रिया अधिक क्रियाशील होगा, तो ये साधारण ताप पर क्रिया करेगा और मैग्नीशियम उच्च ताप पर क्रिया करेगा। चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ये किसी भी ताप पर जल से क्रिया नहीं करेगा। आई बात समझ में? सबसे पहले आप बता दो कि कौन क्रिया करेगा, कौन क्रिया नहीं करेगा, क्यों ऐसा होगा। तो सोडियम और मैग्नीशियम क्रिया करेंगे क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर क्रिया जल से नहीं करेगा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे। सोडियम साधारण ताप पर क्रिया करेगा क्योंकि वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से भी ऊपर है, तो उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, तो साधारण ताप पर क्रिया करेगा। मैग्नीशियम चूंकि सोडियम से नीचे है, उसकी क्रियाशीलता कुछ कम होगी, इसके कारण से वो उच्च ताप पर क्रिया करेगा। और कॉपर चूंकि नीचे है हाइड्रोजन से, इसलिए वो किसी भी ताप पर जल से क्रिया नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। आ रही बात समझ में?